Students, let us go further with the present chapter. Why does dust come out of the carpet when it is beaten up with a stick? यानी जो दरी होती है ना, उसको हम अगर किसी छड़ी से पीटते हैं ऊपर खड़ी करके तो उसमें से धूल जड़ जाती है. द रीजन इज बेस्ड इन अकॉर्डेंस टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो जो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके कारण होता है, ये इनर्शिया के कारण. The dust contains to be in state of rest unless or until an external force is created with the help of stick. जो डस्ट है, धूल है, वो स्टेट की पोजीशन में है, दरी भी स्टेट की पोजीशन में है, तो वो उसी में रहना चाहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए. दिस इज द मेन रीजन फॉर डस्ट पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द कारपेट. यही मुख्य कारण है कि उससे कारपेट से जो डस्ट पार्टिकल है बाहर निकल आते हैं. जैसे दरी रेस्ट में है, जब उसको हम पीटते हैं तो वो मोशन में आ जाती है, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, इसलिए बाहर निकल आते हैं. इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई ए बस देन यू माइट हैव सीन पीपल टाई देयर बैग्स विद द हेल्प ऑफ ए रोप. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. जैसे बस की छत पे हम सामान रख देते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसमें अपने जो सामान है उसको रस्सियों से बांधते हैं. तो इसका भी वो इनर्शिया ही है. इट इज ड्यू टू इनर्शिया. व्हेन ए बस अप्लाइज ब्रेक्स देन लगेज रिमेन इन मोशन बट बस कम्स टू रेस्ट. यानी जब बस पे ब्रेक लगते हैं तो बस तो रुक जाती है, लेकिन जो उसमें पार्ट हैं, जैसे उसमें सवारियां बैठी हैं या सामान रखा है, तो वो मोशन में ही रहता है. जैसे दोनों चीज मोशन में थी, बस भी और सामान भी. ब्रेक लगा, बस रुक गई, सामान मोशन में है, तो वो आगे गिर सकता है, आगे की तरफ से आगे. A football player kicks the ball which travels in the air for a while and lands on the ground where the ball travels on the ground for a short distance and stops. जैसे किसी को किक लगाया बाल को तो वो कुछ देर जाके रुक जाती है. What may be the reason behind it? The reason is frictional force. There is always a contact between the ball and the ground. यानी force of friction है. फ्रिक्शन का फोर्स क्या है? ये ऑटोमोटिव फोर्स होता है, which comes into play when when an object moves or tends to move. यानी कोई भी चीज जब चलने लगती है ना तो एक अगेंस्ट फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो उसका जो मोशन है उसका अपोज करता है, उसको रोकता है. तो इस केस में क्या है कि जो ग्राउंड पे चलती है तो ग्राउंड का फ्रिक्शन लगता है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर कुछ देर जाके बाल रुक जाती है. फ्रिक्शन का आपने 8th में भी पढ़ा है काफी इस पार्ट को. तो इस प्रकार से ये चल जाती है. आगे है वाई टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मास ड्रॉप्स फ्रॉम द सेम हाइट रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम. यानी जो दो चीजें हैं अलग अलग मास है उनका, जब हमने उसको ऊपर से हाइट से गिरा दिया तो वो एक ही टाइम पे पहुंचती हैं. यानी ज्यादा टाइम उनमें टाइम डिफरेंस नहीं होता, एक ही समय में पहुंचेगी, इतना ही टाइम लेंगी. जैसे हम मान लो सोच ले भाई हैवी चीज है वो ज्यादा जल्दी आएगी, ऐसा नहीं है. द रीजन बिहाइंड दिस इज बोथ एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो उसी से नीचे आती है. वो ग्रेविटी खींचती है ना अपनी तरफ, तो ये ग्रेविटी का जो है एक्सेलरेशन होता है. अब ग्रेविटी में मास तो आता नहीं, तो वो मास पे तो इफेक्ट करती नहीं है, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ग्रेविटी होती है. तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो मास का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता. तो वो जब एक्सेलरेशन लगता है तो मास का जब प्रभाव ही नहीं है, तो चाहे कोई चीज हल्की है या हैवी है वो उसके ऊपर बराबर लगेगा ये. सो व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट दे विल ऑलवेज मेंटेन द सेम वेलोसिटी एंड ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. तो एक ही वेलोसिटी होती है, एक ही डिस्टेंस होता है. नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स. तो हम जो एयर में रेजिस्टेंस बनता है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस अगर लगेगा कोई चीज साइज में बड़ी है तो फिर वो साइज में बड़ी होने के कारण उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है. लेकिन हम ये मानते हैं कि चलो एयर का छोड़ देते हैं तो वो सेम ही टाइम पे जाएगी. एक्सप्लेन द टर्म फोर्स. अब फोर्स को आपने एक्सप्लेन करना है. Force is defined as push or pull of an object that cause a physical change by producing acceleration in the body on which it acts.
तो फोर्स को ये कहेंगे कि अगर या तो ये कोई धक्का है या खिंचाव है, यानी ये पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उसमें फिजिकल चेंज आ जाए, उस ऑब्जेक्ट में जिसपे हमने फोर्स लगाया है उसमें फिजिकल चेंज आ जाए, यानी वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, तो धक्का है, उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जितना इसकी मास है, वजन है, और जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी जो वेलोसिटी है, उसको बढ़ा रहा है। डिफाइन द टर्म द न्यूटन, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स की जो यूनिट होती है ना, वो न्यूटन में मापते हैं। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट 1 किलोग्राम ऑफ मास एट ए रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। देखो F इजिकल टू एम में है, तो 1 किलोग्राम ऑफ मास और 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये एक्सेलरेशन है, एक ही किलोग्राम का मास है, तो जो फोर्स होगा वो होगा 1 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? तो जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है उसमें क्या अंतर है? बैलेंस फोर्स, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में हम दो फोर्स लगा देते हैं, जैसे एक मान लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगा रहा है, एक वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगा रहा है, एक ही चीज के ऊपर दोनों साइड में, विच डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो बैलेंस फोर्स है वो क्या होता है कि अगर हमने लेफ्ट से राइट में लगा रहे हैं या राइट से लेफ्ट में लगा रहे हैं, वो दोनों बराबर फोर्स है। यानी जितना फोर्स, जैसे हम यूं कहें कि दो बच्चे एक अलमीरा को पुश करते हैं, एक साइड से, दूसरा दूसरी साइड से, तो उससे क्या होता है कि दोनों बराबर फोर्स है, ना तो वो उसकी तरफ दिखा पाता ना वो उसकी तरफ दिखा पाता, उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस ये होता है कि एक तरफ दो बच्चे लग गए, एक तरफ एक बच्चा लग गया, तो दोनों का फोर्स ज्यादा होगा, तो वो उस कम फोर्स वाले की तरफ उसको पुश कर देंगे, दिखा देंगे, कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि ये एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। तो व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कोज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी ऐसे दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है और वो उसमें कोई जो है मोशन लेके आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, तो उसको अनइक्वल फोर्स बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी टेंड्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई नोट। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये हम पहले कर चुके हैं, सेकंड नहीं किया है, उसको बता देता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वो चेंज होता है कि भाई एक फाइनल मोमेंटम है, एक इनिशियल मोमेंटम है। जैसे मान लो 5 सेकंड पहले क्या था mv और 5 सेकंड बाद क्या था mv, मूविंग चीज के लिए, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t पर सेकंड, यानी रेट आ गया, तो उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था।